एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस 7th बी पेपर इंटरनेशनल लॉ के स्टूडेंट्स यूनिट 3 में हमारा टॉपिक चल रहा है वो है ट्रीटीज़, संधियाँ। और संधियों में हमने पिछले उसमें टॉपिक्स में इसके विषय में काफ़ी पढ़ा है। और आज हम ये देखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के संदर्भ में संधियाँ होती हैं उसकी अयोग्यता और उसकी समाप्ति किस तरह से होती है, और इसको हम कह सकते हैं कि इनवैलिडिटी एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटीज़। तो पहला हम देखेंगे कि संधियों के अयोग्य होने के क्या कारण हैं। विधिवत रूप से जो संधियां संपन्न होती हैं उनके अयोग्य या उसको अवैध भी कह सकते हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं। ड्राफ्ट आर्टिकल्स ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज़ उसके अनुच्छेद 43 से लेके 50 में ये प्रावधान है कि संधि की अयोग्यता के संबंध में क्या नियम होंगे। तो संधियों के अवैध होने के कई कारण हैं, जैसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय कानून विरोधी होना। यदि कोई संधि अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्वीकृत नियमों के विरुद्ध है तो वह अवैध होती है। जो संधियां परंपरागत रीति रिवाजों के विरुद्ध होती है तो उन्हें भी अवैध संधियां कहा जाता है। युद्ध में असैनिकों को न मारना और दूतों की अवैधता आदि ऐसे रीति रिवाज हैं जो परंपरागत चले आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून में इनको सम्मिलित कर लिया गया है, और जो संधियां इनके विरुद्ध होती हैं वो अवैधानिक संधियां हो जाती हैं। दूसरा अयोग्यता का एक कारण है अनैतिक उत्तरदायित्व। जो संधियां सार्वजनिक नैतिकता विरोधी होती हैं और स्वयं ही अवैध बन जाती हैं, जैसे कि अगर तीसरे पक्ष पर आक्रमण करने की दृष्टि से कोई संधि की जाए तो वह अवैध है। न्याय और नैतिकता विरोधी होने पर एक संधि के प्रावधान वैध नहीं कहे जा सकते। एक और कारण है असंभवता। यदि किसी संधि की शर्तें व्यवहारिक दृष्टि से असंभव है तो उनको क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, तो वो अवैध संधियां हो जाती हैं। इसके साथ ही संधियों के अयोग्यता का एक और कारण है अनुचित दबाव। संधि में संबंधित पक्षों की सहमति उपयुक्त है। यदि किसी पक्ष को डराकर, धमकाकर, बलपूर्वक संधि के लिए कहा जाता है तो वो संधि अवैध मानी जाएगी। ऐसी संधि का पालन करना अनिवार्य नहीं होता और संबंधित राज्य उसको ठुकरा सकता है और उसकी सहमति संधि के साथ नहीं मानी जाती। धोखा एक और कारण है। यदि एक संधि में किसी पक्ष ने धोखा दिया है या तथ्यों पर पर्दा डाला है तो या वस्तु स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है तो फिर उस संधि को मानने के लिए बाध्यकारिता नहीं होती और वो संधि अयोग्य या अवैध हो जाती है। फिर कानूनी असमर्थता। राज्य संधि के दोनों पक्ष से संबंधित होते हैं। यदि संधिकर्ता राज्य पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न न होकर पराधीन या तटस्थीकृत राज्य है तो वह संधि अवैध हो जाती है। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के दायित्वों के विरुद्ध। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके द्वारा निर्धारित दायित्वों के विरुद्ध यदि कोई संधि है तो वह अवैध हो जाती है। संघ की चार्टर की धारा है 103, उसमें भी ये उल्लेख है कि संधियां और संघ के दायित्वों के बीच यदि कोई विरोध हो तो चार्टर के दायित्व ज़्यादा प्रबल और महत्वपूर्ण हो जाते हैं और ऐसे में संधि अयोग्य मानी जाती है। तो ये विभिन्न कारण हैं जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली संधियों को अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है या उन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के संदर्भ में संधियों की समाप्ति किस प्रकार से होती है। इन परिस्थितियों में संधियां समाप्त हो सकती हैं। संधियां अनेक प्रकार से समाप्त हो सकती हैं। ये तरीके संधि करने के सिद्धांतों पर निर्भर करते हैं। संधियों की समाप्ति के तरीकों को
वैसे दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो संधिकर्ता राज्य के कार्य द्वारा और कानूनी प्रक्रिया के द्वारा। दोनों प्रकार से भंग होने वाली संधियों के कारणों को हम इस प्रकार देख सकते हैं। एक तो समय की समाप्ति। यदि एक संधि जितने समय के लिए की गई है वो अगर समाप्त हो गई है, समय समाप्त हो गया है, तो संधि अपने आप ही समाप्त हो जाती है और उसके बाद संधि टूट जाएगी। दूसरा संधि समाप्त होने का कारण है लक्ष्य पूरा होना। कुछ संधियां एक निर्धारित लक्ष्य के लिए होती हैं और अगर वो लक्ष्य पूर्ण हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में संधि भी समाप्त हो जाती है। फिर पारस्परिक स्वीकृति द्वारा। कार्यपालिका प्रकृति की संधि पारस्परिक स्वीकृति के द्वारा समाप्त हो जाती है। इसके लिए स्पष्ट रूप से घोषणा की जा सकती है। संधि की समाप्ति उस समय भी होती है जब संधि के पक्ष उसी उद्देश्य के लिए कोई नई संधि कर ले। संधि उस समय भी समाप्त हो जाती है जब कोई पक्ष संधि के तहत अपने अधिकारों का त्याग कर देता है। तो पारस्परिक स्वीकृति भी एक कारण है। फिर अवसायन की घोषणा। संधि के पक्ष राज्यों को ये अधिकार है कि अवसायन की घोषणा करके भी वो संधि के जो दायित्व हैं उनको समाप्त कर दे। इसमें एक राज्य संधि के दूसरे पक्ष को ये सूचना देता है कि वो संधि से विलग होना चाहता है और इसके बाद ये संधि अवसायन की घोषणा के बाद समाप्त हो जाती है। इसके अलावा एक और जो कारण है संधियों की समाप्ति का वो है आवश्यक शर्तों के अभाव के कारण। कुछ संधियों में पक्षों को ये अधिकार दिया जाता है कि मूलभूत परिस्थितियां न होने पर वे अवसायन की घोषणा कर दें और यदि शर्तें संपन्न नहीं हो पा रही हैं तो संधि समाप्त की जा सकती है। राज्य की समाप्ति। द्वितीय संधि करने वाले पक्षों में से यदि कोई एक पक्ष समाप्त हो जाए, उसका राज्य ही विलीन हो जाए या राज्य समाप्त हो जाए तो संधि भी अपने आप समाप्त हो जाती है और ये भी एक समाप्ति का कारण बन सकता है। फिर संधियों की परिस्थितियों में परिवर्तन होना। इस सिद्धांत के द्वारा संधि करते समय संधि की परिस्थितियां बदल जाती हैं तो संधि समाप्त हो जाती है। प्रत्येक संधि में शर्त रहती है कि वह यथावत परिस्थितियां रहने तक ही लागू रहेंगी। अनुकूल परिस्थितियों तक ही संधियां रहती हैं। अगर परिस्थिति अनुकूल नहीं है तो उसमें परिवर्तन अगर आ जाता है तो संधि भी समाप्त हो जाती है। फिर निरर्थकता। इसमें एक संधि उचित होते हुए भी कुछ परिस्थितियों में बाद में अनुचित बन जाती है। जैसे कि जब एक राज्य अन्य राज्य में विलय हो जाए तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार संधि अपने आप समाप्त हो जाएगी। एक संधि के दायित्वों को संपन्न करना असंभव हो जाए तो संधि अवैध हो जाती है। जब संधि का उद्देश्य उसे पूरा किए बिना ही प्राप्त किया जा सके तो भी संधि अवैध हो जाती है और यदि संधि का उद्देश्य समाप्त हो जाता है तो संधि अवैध हो जाती है। तो निरर्थकता यदि है, उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है यदि संधि की, तो इस वजह से भी संधि को समाप्त किया जा सकता है। एक और जो कारण है वो है संधि का रद्द हो जाना। कोई भी संधि कुछ विशेष परिस्थितियों में रद्द की जा सकती है। ये परिस्थितियां जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रगतिशील है और उसके द्वारा स्थापित नियम कुछ समय बाद उचित ना हो, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप यदि वो संधि ना हो और उसमें परिवर्तन आ जाए तो ऐसी स्थिति में संधि को रद्द किया जा सकता है। संधि के एक पक्ष राज्य के स्तर में अगर उसमें कोई अंतर आता है तो भी संधि रद्द हो सकती है। दो देशों में युद्ध छिड़ जाने पर भी संधियों को समाप्त किया जा सकता है। तो ये विभिन्न ऐसी परिस्थितियां हैं, कारण हैं जिनके आधार पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संधियां होती हैं वो इन विभिन्न कारणों के आधार पर समाप्त की जा सकती हैं। जस कोजेंस को यदि हम देखें, संधियों के विधि से संबंधित 1969 के वियना अभिसमय में जस कोजेंस के प्रावधान को शामिल किया गया। वियना अभिसमय के अनुच्छेद 53 में कहा गया है
कि यदि किसी संधि के संपन्न किए जाने के समय संधि अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघनीय नियम से असंगत होगी तो वह शून्य हो जाएगी। तो इस तरह से सामान्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघनीय नियम वे नियम हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी राज्य स्वीकार करते हैं और जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने जस कॉजन्स को परिभाषित नहीं किया है, फिर भी दासों का व्यापार, जनवध, समुद्री डाका आदि जस कॉजन्स से असंगत माने जा सकते हैं। विकासशील देशों ने भी इस जस कॉजन्स सिद्धांत को स्वीकार किया है और इसका स्वागत किया है।